एनएसएससी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी कृषि योद्धाओं का स्वागत है। एक बार फिर से अपनी जो महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी थी एग्रीकल्चर की, उसके अपन बात करेंगे। जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी जेईटी या सीयूटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो अपन लेके आए हैं। आज अपन जो आपका रहने वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी अपन बात करते हैं। जैसे देखिएगा, आपका निम्न में से सहजीवी नाइट्रोजन स्थिकरण जैवरक है, यानी ऐसा कौन सा नाइट्रोजन स्थिकरण जैवरक है जो सहजीवी होता है, वो आपको बताना है। तो आपका कौन सा ऐसा सहजीवी जीवाणु है जो आपका नाइट्रोजन स्थिकरण करने का काम करता है। जैसे आपका राइजोबियम है, आपका एजोला है, आपका एजेक्टोबैक्टर है, एक आपका कौन सा है, एक व दो दोनों है। तो कौन सा ऐसा जीवाणु है जो आपका सहजीवी नाइट्रोजन स्थिकरण करने में भूमिका निभाता है। देखिएगा, आपके जैसे अपन कहते हैं कि नाइट्रोजन जो जैवरक होते हैं, कौन से होते हैं, नाइट्रोजन जो जैवरक होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, चलिए आज कौन सा नाइट्रोजन जो जैवरक होते हैं, कौन से होते हैं, नाइट्रोजन जो जैवरक होते हैं, नाइट्रोजन जैव उर्वरक होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो कौन से, सहजीवी, और दूसरे कौन से होते हैं, असहजीवी होते हैं। ठीक है, लेकिन सहजीवी में भी अपन इनको दो प्रकार से डिफाइन करेंगे। एक तो होता है आपका राइजोबियम। क्या होगा, राइजोबियम। जो क्या होता है कि आपकी जैसे फसलें होती हैं, उन फसलों की जो जड़ें होती हैं, उन फसलों की जड़ों की गांठों के अंदर ये पाया जाता है। इसके अंदर पाया जाता है, गांठों में पाया जाता है, राइजोबियम है जो है। और इसके अलावा जो आपका कौन सा है, जैसे एजोला है, वो एजोला क्या करता है, गांठों के अंदर नहीं पाया जाता। क्या है, गांठों में नहीं पाया जाता है। तो आपका ये जो से आपका जीवाणु है, ये जीवाणु क्या है, जैसे आपकी राइजोबियम है, ये तो आपकी गांठों के अंदर पाया जाता है, ये गांठों के अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन जो नाइट्रोजन स्थिकरण की अपन बात करते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है, वो काम क्या करते हैं, सहजीवी रूप से करते हैं। तो आपका राइजोबियम है वो भी सहजीवी रूप से करता है, एजोला है वो भी सहजीवी। लेकिन जो आपको एजेक्टोबैक्टर दिख रहा है, जैसे आपके कुछ ऐसे असहजीवी जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, असहजीवी जीवाणु। लेकिन असहजीवी जीवाणुओं के अंदर भी अपन दो भागों के अंदर को डिफाइन करते हैं। एक तो ऐसे जो वायवीय होते हैं, ठीक है, और एक ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बेटा सी, अवायवीय होते हैं। वायवीय असहजीवी जीवाणु जिनको ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता। अवायवीय जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वायवीय कौन से हैं, जैसे आपका एजेक्टोबैक्टर है, कौन सा बेटा सी, एजेक्टोबैक्टर है, ठीक है, आपका एजोस्पिलम है, ठीक। इसके अलावा आपका एसिडोबैक्टर है। ये जो जीवाणु है वो जीवाणु क्या है, आपके वायवीय है, और वायवीय होने के साथ साथ कौन से हैं, असहजीवी रूप से क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करने का काम करते हैं। इनको मुक्त सहजीवी जीवाणु भी इनको अपन कहते हैं। अवायवीय कौन सा है, तो आपका होता है क्लोस्ट्रिडियम। कौन सा होता है बेटा जी, क्लोस्ट्रिडियम होता है। ये क्लोस्ट्रिडियम क्या होता है बेटा जी, अवायवीय होता है। अवायवीय का मतलब इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अवायवीय स्थिति के अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिकरण करने का काम करता है आपका क्लोस्ट्रिडियम। लेकिन इसने पूछा है कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिकरण कौन सा है, तो सहजीवी आपका राइजोबियम और एजोला है। तो इसका आंसर कौन सा माना जाएगा, आपका एक व दो दोनों। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलिएगा, जैव उर्वरकों के उपयोग से, यानी जैवरक है, उन जैवरकों के उपयोग से फसल की उपज में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप जैसे जो फसलें होती हैं, उन फसलों में बायो फर्टिलाइजर या जैवरकों का उपयोग करते हो, तो उनकी फसलों की उपज में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका 25 से 30% होता है, 30 से 40% होता है, 40 से 60% होता है, 60 से 70% होता है। तो कितनी प्रतिशत यह फसलों की उपज में या इल्ड में मतलब ग्रोथ होती है आपके बायो फर्टिलाइजर के उपयोग से। तो आप जैवरकों का उपयोग करते हो, तो आपकी जैसे फसलें हैं, उन फसलों में 25 से 30% क्या होती है, उपज में वृद्धि होती है बायो फर्टिलाइजर के उपयोग से। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलिएगा, निम्न में से अवायवीय असहजीवी जीवाणु कौन सा है, अवायवीय असहजीवी जीवाणु कौन सा है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिकरण करने का काम करता है। यानी अवायवीय असहजीवी जीवाणु कौन सा है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिकरण करने का काम करता है। जैसे आपका एजेक्टोबैक्टर है, एजोस्पिलम है, आपका क्लोस्ट्रिडियम है, एसिडोबैक्टर है। तो आपका ऐसा कौन सा जीवाणु है जो असहजीवी है और अवायवीय स्थिति के अंदर नाइट्रोजन स्थिकरण करने का काम करता है। तो अभी अपन ने बात की, जैसे असहजीवी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, वायवीय और कौन से होते हैं, अवायवीय।
अवायवीय जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती नहीं है। तो आपका देखो एजेक्टोबैक्टर है वो कैसा है बेटा जी, वायवीय जीवाणु है। क्या है, वायवीय। लेकिन इस एजेक्टोबैक्टर का जो उपयोग है वो उपयोग अपन किस में करते हैं, जैसे आपका गेहूं है इसमें भी अपन करते हैं, आपकी जैसे मक्का है इसके अंदर भी इसका उपयोग करते हैं, आपका जैसे चावल है इसके अंदर भी उपयोग किया जाता है, लेकिन जो वेजिटेबल होती है उनके अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग की अपन बात करें, क्या करें, सबसे ज्यादा जो उपयोग की अपन बात करें तो वो उपयोग किसमें किया जाता है, तो उसकी अपन क्या करते हैं बेटा जी, बात करते हैं। देखिएगा आपका जो गेहूं है, इस गेहूं के अंदर क्या करते हैं, सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। गेहूं के अंदर क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है एजेक्टोबैक्टर का। एजोस्पिलम की अपन बात करें तो ये भी क्या होता है, आपका वायवीय है। और इसका उपयोग अपन बात करें तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है बेटा जी, अधिक आपके जवार के अंदर। जवार के अलावा बाजरे के अंदर भी उपयोग किया जाता है, आपकी मक्का है उसके अंदर भी उपयोग इसका करते हैं, सॉरी मक्का नहीं, आपका जैसे गन्ना है उस गन्ने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो किसमें करते हैं, आपकी ज्वार की फसल के अंदर किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम की अपन बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम है, इसका उपयोग अपन अनाज वाली फसलों के अंदर करते हैं। अनाज वाली फसल कौन सी, जैसे गेहूं हो गया, आपका जो हो गया चावल हो गया, उसके अंदर करते हैं। लेकिन ये होता कैसा है, तो ये बेटा जी अवायवीय होता है। क्या होता है, अवायवीय होता है। एसिडोबैक्टर के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग अपन किस में करते हैं, गन्ने के अंदर। लेकिन ये कैसा होता है, आपका वायवीय जीवाणु होता है। तो आपका एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पिलम, एसिडोबैक्टर ये वायवीय जीवाणु है जो असहजीवी रूप से क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। लेकिन जो क्लोस्ट्रीडियम है वो कैसा है, आपका अवायवीय जीवाणु है जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, जिसका उपयोग अपन अनाज वाली जो फसलें आती हैं उनके अंदर उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा माना जाएगा, आपका क्लोस्ट्रीडियम माना जाएगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं। आइए चलिए, राइजोबियम जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु है। इसकी खोज है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, जैसे विनोग्राड्स्की है, आपका बेंजरिक है, आपका फ्रेडी है, आपका फ्रेंक है। तो राइजोबियम जीवाणु की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो देखिएगा आपके पास चार ऑप्शन है। तो मैंने कहा कि एक तो विनोग्राड्स्की है, बेंजरिक है, आपका फ्रेडी है, आपका फ्रेंक है। तो किस वैज्ञानिक के द्वारा राइजोबियम जीवाणु की खोज की गई थी। देखिएगा आपका जो राइजोबियम होता है, क्या होता है, राइजोबियम होता है। उस राइजोबियम की अपन बात करें खोजकर्ता की, किसकी बात करें, खोजकर्ता की। तो खोजकर्ता या खोज की अपन बात करें तो बेंजरिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, बेंजरिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इसका जो उपयोग की अपन बात करें तो उपयोग इसका किया जाता है, जैसे आपकी दाल वाली फसल हो गई, या अपन ये कह सकते हैं कि आपकी लेग्यूमिनेसी जो कुल की फसलें होती हैं, कौन सी, लेग्यूमिनेसी जो कुल की फसलें होती हैं, उन कुल की फसलों में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। आपके राइजोबियम है, इस राइजोबियम का जो पुराना जो नाम होता है वो पुराना नाम क्या होता है, तो पुराना नाम होता है बेसिलस रेडिसिकोला। क्या होता है, बेसिलस रेडिसिकोला है वो इसका क्या होता है बेटा जी, इसका पूरा यानी पुराना नाम होता है। राइजोबियम है तो ये है, तो पुराना नाम आपको पूछ लिया जाए तो बेसिलस रेडिसिकोला है, इसका क्या करते हैं, इसका पुराना नाम होता है। तो बेसिलस रेडिसिकोला होता है, रेडिसिकोला नाम इसका पुराना नाम होता है। आपकी बात करें तो इसकी खोज अपन ने क्या कहा कि राइजोबियम जो जीवाणु है इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो बेंजरिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। लेकिन और भी ऑप्शन है, जैसे विनोग्राड्स्की की अपन बात करें तो नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण है, क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करते हैं आपके जो पादप जो राइजोबियम जीवाणु, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, विनोग्राड्स्की द्वारा। फ्रेडी की अपन बात करें तो आपका क्रॉस इनोकुलेशन होता है। क्या होता है बेटा जी, क्रॉस इनोकुलेशन होता है। तो क्रॉस इनोकुलेशन की जो खोज है या क्रॉस इनोकुलेशन के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक कौन है, आपके फ्रेडी है। क्रॉस इनोकुलेशन होता क्या है उसकी भी अपन बात करते हैं। देखिएगा आपका जो क्रॉस इनोकुलेशन है, क्या है, क्रॉस इनोकुलेशन है वो होता क्या है, तो क्रॉस इनोकुलेशन क्या होता है कि जैसे आपका राइजोबियम जीवाणु है, क्या है, राइजोबियम जीवाणु है। इस राइजोबियम जीवाणु की जो प्रजाति है वो प्रजाति क्या करती है, आपकी विशेष जो दलहनी जो फसल होती है उन दलहनी फसल के साथ ही या दलहनी फसलों की जड़ों के साथ ही क्या करती हैं, गांठ का निर्माण करती हैं। और उस गांठ के निर्माण को अपन क्या कहते हैं, क्रॉस इनोकुलेशन कहा जाता है।
क्या कहते हैं, उसी को गांठ के निर्माण करने को या उस गांठ में पाए जाने वाले जीवाणु को अपन क्या कहते हैं, क्रॉस इनोकुलेशन। मैंने क्या कहा, जैसे राइजोबियम की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, वो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का उपयोग अपन सभी दाल वाली या सभी दलहनी फसलों के साथ इसका उपयोग नहीं करते। आपकी राइजोबियम की जो विशेष प्रजाति है वो विशेष फसल के साथ ही क्या करती है, जड़ ग्रंथियों या गांठों का क्या करती है, निर्माण करती है। उस स्थिति को अपन कहते हैं क्या, क्रॉस इनोकुलेशन। ये किसने दिया था, फ्रेडी नामक वैज्ञानिक ने, और कब बताया था, 1932 में। अब देखिएगा आपकी जो दलहनी जो फसल का जो पौधा होता है, उस पौधे की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में जो गांठ होती हैं, उन गांठों के अंदर क्या पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवाणु। और इस जीवाणु को वंश के आधार पे देखें, किसके आधार पे देखें, वंश के आधार पे देखें, तो आपके जो जीवाणु को वंश के आधार पर अपन देखें तो इनको 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों। 3 भाग कौन से हैं, एक तो होता है बेटा जी आपका राइजोबियम होता है, और दूसरा कौन सा होता है आपका एजोराइजोबियम होता है। कौन सा होता है आपका, एजोराइजोबियम होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन और बात करें तो बेटा जी एक होता है आपका ब्रेडी राइजोबियम। कौन सा होता है, ब्रेडी राइजोबियम। तो आपके जो दलहनी जो फसलें के पौधे होते हैं, या क्रॉस इनोकुलेशन में अपन ने कहा कि राइजोबियम की विशेष प्रजाति है, वो विशेष दलहनी फसल के साथ ही क्या करती है, जड़ ग्रंथियों का निर्माण करती है। अब उन जड़ों में उपस्थित जो गांठ होती है, उस गांठ में पाए जाने वाले जीवाणु को वंश के आधार पर अपन देखें तो आपके 3 प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक तो राइजोबियम, एक एजोराइजोबियम, एक होता है ब्रेडी राइजोबियम। आपका राइजोबियम और जो एजोराइजोबियम होता है, क्या होता है बेटा जी, आपका राइजोबियम और जो आपका एजोराइजोबियम होता है, ये तीव्र रूप से क्या करते हैं, तीव्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम में करते हैं। लेकिन जो धीमी गति से, किस गति से बेटा जी, धीमी गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का जो काम है, वो काम कौन सा जीवाणु करता है, तो वो करता है आपका ब्रेडी राइजोबियम करता है। तो राइजोबियम और एजोराइजोबियम तीव्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, और धीमी गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का जो काम है वो कौन करता है, आपका ब्रेडी राइजोबियम। और आपको यह पूछ लिया जाए कि ब्रेडी राइजोबियम का सबसे ज्यादा जो उपयोग है, वो उपयोग किस फसल में किया जाता है, तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है बेटा जी आपकी सोयाबीन के अंदर किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, आपके जो क्रॉस इनोकुलेशन है तो उसकी भी अपन ने बात की, तो वो क्रॉस इनोकुलेशन किसने दिया, आपका फ्रेडी ने। फ्रैंक की अपन बात करें तो माइकोराइजा, क्या माइकोराइजा जो शब्द है, वो शब्द किसने दिया था, आपके फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लेकिन आपके राइजोबियम जीवाणु की जो खोज है, वो खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, आपका बेंजेरिक नामक वैज्ञानिक है। चलिए इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बढ़ते हैं, आइएगा। जो दलहनी जो फसलें हैं, उन फसलों की जड़ों में कौन सा जीन पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दाल वाली जो फसलें हैं या जो पल्सेस जो क्रॉप होती हैं, उन दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीन पाया जाता है। तो एक तो आता है नोरिन 10 है, एक आपका निम्नी है, ये निफ है। क्या होता है बेटा जी, निफ है। तो नोरिन 10 है वो तो पाया जाता है आपकी गेहूं है, उस गेहूं की बोनी किस्मों के लिए उत्तरदायी जो जीन होता है, वो उत्तरदायी जीन कौन सा, आपका नोरिन 10 है। डीजीयू मेन की अपन बात करें तो ये पाया जाता है किसके अंदर, चावल के अंदर। अम्मा जो फर्स्ट है, क्या है, अम्मा फर्स्ट, ये किसके अंदर पाया जाता है, आलू में। अब बच गया तो आपको तो पता है भाई, अम्मा फर्स्ट है वो आलू के अंदर पाया जाता है, चावल है वो डीजीयू मेन जीन है, वो चावल की फसल में है। आपका जो गेहूं की बोनी किस्मों के लिए उत्तरदायी जो जीन माना जाता है वो नोरिन 10 है, वो आपके गेहूं में। बच गया कौन सा, निफ है। तो ये निफ जीन क्या है, आपकी दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर पाया जाता है। देखिएगा आपकी दलहनी फसलों के पादपों की अपन बात करें तो देखो, ये मानो कि आपका कोई दलहनी फसल का कोई पौधा है, क्या है, पौधा है, और ये क्या है, पौधे की जड़ें हैं। क्या है बेटा जी, पौधे की जड़ें हैं। अब इन जड़ों के अंदर अपन देखें तो जड़ों के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी गांठ होती है। क्या होती है, गांठ। लेकिन गांठों से पहले अपन यहां लिख देते हैं क्या है, आपका लेग्यूमिनेसी। कॉन्सुमिनेसी, लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। ठीक है, क्योंकि लेग्यूमिनेसी कुल का जितने भी पौधे होते हैं, उन पौधे के अंदर सब में ये गांठें मिलेंगे आपको। तो आपके पौधे के अंदर जो जड़ें होती हैं, क्या होती है बेटा जी, जो ये आपको ये जड़ दिख रही हैं, जड़ों का निर्माण। किसका निर्माण बेटा जी, जड़ों का निर्माण। ये निर्माण करने वाला तत्व कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। तो आपकी जो दलहनी जो फसलें हैं, उन फसलों की जड़ों में जो जड़ें होती हैं, उसका निर्माण कौन सा तत्व करता है, फास्फोरस। लेकिन जड़ों के अंदर जो गांठें होती हैं, क्या होती हैं, गांठ। तो इन गांठों को कहते क्या है, तो गांठों को कहते हैं बैक्टोइड्स। क्या कहते हैं, बैक्टोइड्स। और इन बैक्टोइड्स गांठों का जो निर्माण है, वो निर्माण करने का काम भी कौन करता है बेटा जी, आपका फास्फोरस तत्व करता है।
इसके अलावा अपन और बात करें तो इस गांठ के अंदर एक पाया जाता है जीवाणु। क्या पाया जाता है? जीवाणु। और इस जीवाणु को अपन कहते हैं क्या? राइजोबियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजोबियम कहा जाता है। कैसा जीवाणु होता है? तो बेटा जी वायवीय होता है। वायवीय का मतलब क्या होगा? इसको ऑक्सीजन की क्या होगी बेटा जी? आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए ये भी बात हो गई। लेकिन कार्य क्या करता है, काम क्या करता है? तो ये क्या करेगा, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करता है कौन सा? राइजोबियम। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। तो आपकी जो दलहनी फसलें या जो लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें हैं, उन फसलों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के अंदर जो पाए जाने वाला जीवाणु पूछा जाए तो कौन सा? राइजोबियम। कैसा जीवाणु? तो वायुवीय, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। काम क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसी क्रम में अपन नेक्स्ट और अपन बढ़े तो आपकी जो गांठें होती हैं, इन गांठों के अंदर पाया जाता है क्या? एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है। और एंजाइम की बात करें तो कौन सा एंजाइम? तो नाइट्रोजिनेज। कौन सा जिनेज? नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। और इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जो निर्माण है, वो निर्माण करने का जो काम है, वो काम कौन करता है? आपका मोलिब्डेनम तत्व करता है। कौन करता है? मोलिब्डेनम। तो आपकी जो लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें हैं या आपकी दाल वाली जो फसलें होती हैं, उन फसलों की जड़ों में उपस्थित जो गांठ होती है, उन गांठों में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम का निर्माण कौन करता है? आपका मोलिब्डेनम तत्व करता है। ये एंजाइम होता कैसा है? तो बेटा जी ये अवायवीय होता है। क्या होता है? अवायवीय होता है। तो आपके जो दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज होता है, उसको अवायवीय स्थिति में रखने का काम कौन करता है? तो इनकी जड़ों में अपन आगे बात करेंगे। लेग हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है, वो क्या करता है? इस एंजाइम को क्या करेगा? अवायवीय स्थिति में रखने का काम करता है। आगे अपन बात करें कि ये एंजाइम है वो कार्य क्या करता है, तो ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करने का काम करता है। चलिए इसी क्रम में अपन आगे और अपन बढ़ते हैं, आइएगा। चलिए आपकी जो गांठ होती हैं, इन गांठों के अंदर क्या होता है? एक जीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और उस जीन को अपन कहते हैं बेटा जी निप जीन। ये निप जीन भी काम क्या करता है? तो ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। तो अपन ने कहा जीवाणु कौन सा? तो राइजोबियम। कैसा? वायवीय। काम क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग का। एंजाइम कौन सा? नाइट्रोजनेज। निर्माण कौन करता है? मोलिब्डेनम तत्व। कैसा? अवायवीय। कार्य क्या करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का। जीन कौन सा? निफ। कैसा काम करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसी क्रम में अपन और अपन बात करें तो देखिएगा, आपकी जो ये जड़ें होती हैं, उन जड़ों के अंदर क्या पाया जाता है? आपका ये जो गांठें होती हैं, उन गांठों के अंदर पाया जाता है एक वर्णक। क्या पाया जाता है बेटा जी? एक वर्णक पाया जाता है। और उस वर्णक का नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन। क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन होता है। तो अपन क्या लिख देते हैं? क्या? लेग हीमोग्लोबिन। तो आपका लेग हीमोग्लोबिन जो वर्णक है, वो वर्णक क्या है? आपकी दाल वाली जो फसलें हैं, उन फसलों की गांठों के अंदर पाया जाता है। अब ये लेग हीमोग्लोबिन है, इस लेग हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है, वो निर्माण करने का जो काम है, वो काम कौन से तत्व करते हैं? आयरन करता है। और दूसरा कौन सा करता है? मैग्नीज करता है। इन गांठों का रंग कैसा होता है? क्या होता है? गांठों का रंग, जैसे अपन कहते हैं कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उसका काम क्या होता है? तो वो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है पूरी बॉडी में, या O2 में विनिमय करने का काम करता है। तो उसी आपकी जो दाल वाली जो फसलें हैं, उनकी जड़ों में भी जो लेग हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, इस लेग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण गांठों का रंग क्या होता है बेटा जी? गुलाबी व हल्का बैंगनी। क्या होता है? गुलाबी व हल्का बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, लेकिन आगे अपन और बात करें कि आपका ये काम क्या करता है, कार्य क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन विनिमय यानी O2 विनिमय करने का काम करता है, यानी ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। तो ये आपका जो दलहनी जो दाल वाली फसलों का जो पौधा होता है, उस पौधे के अंदर अपन ने पूरी एक जो गांठ होती है उनकी जड़ों में, गांठों की सारी अपन ने बात की कि कौन सी क्या काम करता है, सबकी अपन ने बात की है। आइएगा, अपन ने कहा कि लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, उसमें जड़ों का निर्माण कौन करता है? तो फास्फोर्स करता है।
गांठों का निर्माण कौन करता है? तो फास्फोर्स करता है। जीवाणु कौन सा? तो राइजोबियम होता है। काम क्या करेगा? नाइट्रोजन। एंजाइम कौन सा? तो नाइट्रोजनेज। निर्माण कौन करता है? मोलिब्डेनम। क्या काम करता है नाइट्रोजन स्टिकन करने का? जीन कौन सा है? तो आपका निप्स जीन का कार्य क्या करेगा? नाइट्रोजन स्टिकन करने का काम करता है। वर्णक की बात करें तो लेग हीमोग्लोबिन है। निर्माण कौन करता है? आयरन और मैग्नीज। किस रंग, इस लेग हीमोग्लोबिन के कारण गांठों का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी व हल्का बैंगनी। काम क्या करता है? ऑक्सीजन विनिमय या O2 विनिमय करने का काम करता है। तो ये अपन ने एक सारी बात अपन कर ली कि इस गांठ के अंदर क्या क्या पाया जाता है, वो सारी की सारी अपन ने बातें कर ली। अब आज अपन क्वेश्चन पे आता है। तो ये क्या कह रहा था कि दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में कौन सा जीन पाया जाता है? तो जीन तो कौन सा होगा बेटा जी? निप्स जीन होगा। और ये भी नाइट्रोजन स्टिकन करने का क्या करता है? काम करता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। आइएगा, क्वेश्चन क्या था कि दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित जो गांठ होती है उन गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजनेज एंजाइम का निर्माण है वो किस तत्व के द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है कि आपकी दाल वाली जो फसलें हैं उन फसलों की जड़ों में जो उपस्थित जो गांठ होती है उन गांठों में जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है उस एंजाइम का निर्माण है वो किस तत्व के द्वारा होता है? जैसे ऑप्शन दे रखे हैं आपके, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, फास्फोरस है। तो अभी अपन ने बात की जैसे आयरन और जो मैग्नीज जो तत्व होते हैं ये सारे के सारे आप दलहनी फसलों के क्या होंगे? आवश्यक भी होते हैं। काम क्या करते हैं वो सारी अपन बात करेंगे। तो आयरन और मैग्नीज है वो तो क्या करते हैं आपकी दाल वाली फसलों में? लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है उस वर्णक का क्या करते हैं? निर्माण करने का काम करते हैं। आपका जो फास्फोरस होता है वो फास्फोरस क्या करता है? आपकी जो जड़ें होती हैं जड़ों का वह और आपकी जो बैक्टोइडस जो गांठ होती हैं, कौन सी होती हैं? बैक्टोइडस जो गांठ होती हैं, इन गांठों का जो निर्माण है वो निर्माण करने का जो काम है वो काम भी कौन करता है? फास्फोरस करता है। लेकिन बच गया एक जो तत्व है वो तत्व क्या करेगा? आपके नाइट्रोजनेज स्टिकन है या आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है उस एंजाइम का क्या करता है बेटा जी? निर्माण करने का काम करता है। यहीं से क्वेश्चन वो भी पूछा जाता है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्टिकन करने के लिए या नाइट्रोजन स्टिकन के लिए उत्तरदायी जो पोषक तत्व वो कौन सा है? तो वो तत्व आता है बेटा जी आपका मोलिब्डेनम तत्व आता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौन सा है, आइएगा कि निम्न में से धीमी गति से नाइट्रोजन स्थिकन करने वाले जीवाणु कौन से? यानी ऐसे धीमी गति से नाइट्रोजन स्थिकन करने वाला जो जीवाणु की प्रजाति है वो कौन सी है? देखिएगा, एक तो आता है आपका राइजोबियम, एक आता है बेटा जी एजोराइजोबियम, एक आपका ब्रेडी राइजोबियम या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, आपकी अपन ने कहा कि कोई भी दलहनी पादप है, कोई भी लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है, उस पादप की जड़ों में क्या होती है? गांठ होती है। और गांठ में पाया जाता है क्या? जीवाणु। और इस जीवाणु को अपन ने क्या कहा कि वंश के आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। किसके आधार पे? वंश के आधार पे। तो एक तो होता है बेटा जी आपका राइजोबियम, क्या होता है? राइजोबियम होता है। और एक होता है बेटा जी आपका एजोराइजोबियम होता है। ठीक है, चलिए यही लिख देते हैं एजोराइजोबियम। और एक होता है वो होता है बेटा जी कौन सा? आपका ब्रेडी राइजोबियम। क्या होता है? ब्रेडी राइजोबियम होता है। लेकिन इनमें से जो एजोराइजोबियम और राइजोबियम है ये क्या करते हैं बेटा जी? तीव्र रूप से नाइट्रोजन स्थिकन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? तीव्र रूप से क्या करेंगे? नाइट्रोजन स्थिकन करने का काम करते हैं। और धीमी गति से नाइट्रोजन स्थिकन करने का जो काम है वो काम कौन करता है बेटा जी? ब्रेडी राइजोबियम करता है। तो आपका राइजोबियम और एजोराइजोबियम तो क्या करेंगे? तीव्र रूप से नाइट्रोजन स्थिकन करने का काम करते हैं। और जो ब्रेडी राइजोबियम है वो क्या करता है बेटा जी? धीमी गति से नाइट्रोजन स्थिकन करने का काम करता है, जिसका अधिकतम जो उपयोग है वो उपयोग अपन किस में करते हैं? आपकी सोयाबीन के अंदर किया जाता है। आपका एजोराइजोबियम है इसका उपयोग अपन करते हैं किसमें? रेचा के अंदर भी किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से सही नहीं है उनकी कौन सा जोड़ा है वो जोड़ा सही नहीं है। जैसे आपका बरसीम है तो बरसीम का राइजोबियम ट्राइफोलाई है तो बरसीम में अपन राइजोबियम ट्राइफोलाई का उपयोग करते हैं। मटर में राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम है तो मटर में राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम का उपयोग करते हैं। सोयाबीन है तो राइजोबियम मेलिलोटाई। यहां से थोड़ी सी अपन को क्या है? डिफरेंस आ रहा है। मोट की अपन बात करें तो राइजोबियम फेजुलाई का अपन उपयोग करते हैं मोट के अंदर। आपके जैसे एनसीईआरटी जो बुक है 12th के अंदर उसमें भी दे रखा है कि मोट के अंदर क्या है? राइजोबियम फेजुलाई का अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी जो भिन्न लगने वाला है वो आपका क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर अपन बात करें, क्या करें? सोयाबीन है, सोयाबीन के अंदर अपन बात करें कि कौन सी राइजोबियम का उपयोग करते हैं या कौन सी जीवाणु है या कौन से जैव उर्वरक का अपन उपयोग करते हैं उसकी अपन बात करें तो देखिएगा, एक तो आता है आपका राइजोबियम, एक तो आता है क्या? राइजोबियम फ्रेडी। इस फ्रेडी का उपयोग भी अपन किस में करते हैं? सोयाबीन में करते हैं। इसके अलावा आपका जो ब्रेडी राइजोबियम है
क्या है बेटा जी, ब्रेडी राइजोबियम है। इस ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम है, क्या है बेटा जी, जेपोनिकम है। उस जेपोनिकम का जो उपयोग है वो भी अपन किस में करते हैं, आपके सोयाबीन में करते हैं। इसके अलावा जो आपका जो ब्रेडी राइजोबियम है, क्या है बेटा जी, ब्रेडी राइजोबियम है। इस राइजोबियम का उपयोग भी अपन क्या करते हैं बेटा जी, एल्कानी में किया जाता है। तो आपका राइजोबियम फ्रेडी है, राइजोबियम ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम है, ब्रेडी राइजोबियम एल्कानी है। इनका उपयोग अपन किस फसल के अंदर करते हैं, आपकी सोयाबीन की फसल में करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। लेकिन उसके बाद अपन बात करें आपका जैसे सोयाबीन की है, लेकिन इसमें एक और दे रखा है जैसे राइजोबियम मेलिलोटाई है। इस मेलिलोटाई का जो उपयोग है वो उपयोग अपन किस में करते हैं, तो इसका जो उपयोग है वो उपयोग किया जाता है जैसे आपका रिजका है इसके अंदर उपयोग करते हैं, आपकी जैसे मेथी है उसके अंदर उपयोग करते हैं, आपका जैसे सेजी है तो सेजी के अंदर इसका उपयोग करते हैं। तो राइजोबियम मेलिलोटाई है उसका उपयोग है वो अपन किस में करते हैं, सेजी, मेथी, आपका रिजका है इसके अंदर। लेकिन सोयाबीन में जो उपयोग किया जाता है इनका राइजोबियम फ्रेडी, आपका ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम, ब्रेडी राइजोबियम एल्कानी का उपयोग किया जाता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं कि निम्न में से ऐसी कौन सी फसल है जिसमें जड़ और तने दोनों में गांठें पाए जाते हैं। यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसमें जड़ों के अंदर भी गांठें पाई जाती हैं और आपके तने में भी गांठें पाई जाती हैं। जैसे आपकी क्या है, सोयाबीन है, आपकी सनई है, आपकी डेचा है, आपका तित्तिया घास है, तो किस में पाई जाती? देखिएगा सोयाबीन में तो अभी अपन ने बात की है कि कौन से जीवाणुओं का अपन उपयोग करते हैं, राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम एल्कानी, ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम आपका फ्रेडी है। सनई की अपन बात करें तो तित्तिया घास है, तो इसमें अपन राइजोबियम, आपका लोटी है उसका अपन उपयोग करते हैं। आपके डेचा की अपन बात करें, डेचा है, डेचे की दो प्रजाति होती है, एक तो सेसबेनिया एस्कुलाटा, सेसबेनिया एस्कुलाटा, ठीक है, और एक होती है बेटा जी क्या, सेसबेनिया रोस्ट्राटा। क्या होती है, रोसेट्राटा। तो आपकी दो प्रजातियां सेसबेनिया एस्कुलाटा, सेसबेनिया आपका रोस्ट्राटा। आपकी जो सेसबेनिया एस्कुलाटा है इसके अंदर अपन बात करें तो इसमें तो जड़ के अंदर गांठ पाई जाती है। जो गांठ होती है वो गांठ किस में होती है, जड़ के अंदर। इसके अंदर अपन बात करें तो ये गांठ है वो गांठ किसके अंदर होती है, तो ये पाई जाती है बेटा जी जड़ प्लस आपका तन दोनों के अंदर पाई जाती है। लेकिन बात करें जीवाणु की तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो इनमें पाया जाता है बेटा जी एजो राइजोबियम कोलिनोडेंस। कौन सा डेंस, कोलिनोडेंस, ठीक है। और इसमें भी कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो बेटा जी इसमें भी आपका एजोराइजोबियम कोलिनोडेंस ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलिनोडेंस ही पाया जाता है। तो आपकी डेचा एक ऐसी फसल है जिसके अंदर तना और जड़ दोनों के अंदर क्या पाई जाती है, आपकी गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों में कौन सा जीवाणु, तो आपका एजोराइजोबियम कोलिनोडेंस आपका जीवाणु पाया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा आपका डेचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं। आइएगा, राष्ट्रीय जैव उर्वरक संस्थान कहाँ स्थित है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश है, सेकंड आपका हरियाणा है, थर्ड आपका राजस्थान है, आपका फोर्थ आपका तमिलनाडु है। तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक संस्थान ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा भी गया है कि कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय जो जैव उर्वरक है वो है आपका गाजियाबाद। कहाँ स्थित है बेटा जी, आपके गाजियाबाद में स्थित होता है। कहां पर स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। और गाजियाबाद कहां पड़ता है, आपके उत्तर प्रदेश में। तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक जो संस्थान है नेशनल बायो फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट ऑफ लोकेटेड, ये कहां पर स्थित है, तो आपका उत्तर प्रदेश जो गाजियाबाद है वहां पर ये स्थित है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश से आएगा। चलिए ये आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के, इनकी अपन ने बात की। इसी क्रम में नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन नए क्वेश्चन की अपन और बात करेंगे। तो आज के जो बायो फर्टिलाइजर का अपन ने नए टॉपिक के जो क्वेश्चन है, जो आपके मोस्ट जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से है, बोले अपन लेके आए। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ अपन बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।